सिने इंक पॉडकास्ट। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। नमस्कार। सिने इंक किताब कॉलम के दूसरे एपिसोड के साथ मैं हूं अचला शर्मा। अनुवाद वह पुल है जो एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषाओं के पाठकों से जोड़ता है। मैंने पहली बार बंगला की जो किताब पढ़ी वो थी शरद चंद्र की पौथेर दाबी। बंगला मुझे आती नहीं थी, लेकिन किताब हिंदी में अनुदित थी। उसके बाद मैंने एक के बाद एक बहुत से बंगला उपन्यासों को हिंदी में पढ़ा। उर्दू अदब के कई शाहकार हिंदी में पढ़े। फिर अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से विश्व साहित्य से परिचय हुआ। टॉल्स्टॉय का एना कैरेनिना, वॉर एंड पीस, दोस्तोयेव्स्की का ब्रदर्स कारामाज़ोव, गोर्की का द मदर, चेखव की अनेक कहानियां और नाटक, कामू का आउटसाइडर, काफ्का का मेटामॉर्फोसिस, गैब्रियल गार्सिया मार्केस का 100 Years of Solitude, पाब्लो नेरूदा की कविताएं, मिलान कुंदेरा का द अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग और एलेना फरांते का माय ब्रिलियंट फ्रेंड। विश्व साहित्य से थोड़ा बहुत परिचय अगर न हुआ होता तो जिंदगी कितनी अधूरी और फीकी रह जाती। अंग्रेजी में दुनिया की बहुत सी भाषाओं का साहित्य मिलता है, लेकिन अफसोस ये है कि हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य बहुत कम। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से इसकी कोशिशें तेज हुई हैं। इन्हीं कोशिशों में एक है उर्दू के बेहतरीन अफसाना निगार सादत हसन मंटो की कहानियों का अनुवाद शिकारी औरतें, विमेन ऑफ प्रे, और इसका श्रेय जाता है सबा महमूद बशीर को। कौन है सबा महमूद बशीर? इलाहाबाद के हैं। सारी तालीम हमारी इलाहाबाद से ही है, स्कूल, फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद दिल्ली आए। दिल्ली में करियर हमारा शुरू हुआ एज एन एडिटर एट एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। फिर उसके बाद कुछ साल YWC ऑफ इंडिया में पब्लिकेशंस हेड किए। फिर सोचा कि रिसर्च करने का इरादा था बहुत, सो फिर PhD हमने IIT दिल्ली से की और वो ख़त्म हुई हमारी 2011 में। तब से हम जामिया में पढ़ा रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में। पहली किताब हमारी जो आई थी वो पोएम्स का कलेक्शन था। दिस वाज 2006, जो राइटर्स वर्कशॉप ने छापी थी, इंग्लिश पोएम्स, मेमोरी पास्ट। फिर उसके बाद अगला जो पब्लिकेशन था वो हमारी PhD थीसिस छपी थी, हापर कॉलिंस ने छापी थी, टाइटल्ड एज आई स्वॉलोड द मून, द पोइट्री ऑफ गुलजार। फिर उसके बाद अलग अलग ट्रांसलेशंस शुरू हो गए, जैसे कुछ एंथोलॉजीज़ में हुए। फिर 2019 में ये 2 किताबें आई थी। एक वो फिल्म है 1975 की आंधी, उसका एक एनालिसिस था, वो भी हापर कॉलिंस ने छापा था। और दूसरी ये किताब जिसके बारे में ये जिक्र हो रहा है, मंटो की किताब शिकारी औरतें, उसका ट्रांसलेटेड एज विमेन ऑफ प्रे, जो स्पीकिंग टाइगर ने छापी है। मंटो की शान में जाने माने लेखक सलमान रश्दी ने कहा था, द अनडिस्प्यूटेड मास्टर ऑफ मॉडर्न इंडियन शॉर्ट स्टोरी। सिने इंक किताब कॉलम के इस एपिसोड में सबा महमूद बशीर से बातचीत का फोकस रहेगा मंटो की शिकारी औरतें, जिसका अंग्रेजी टाइटल है विमेन ऑफ प्रे। मंटो की यही किताब उन्होंने क्यों चुनी? ये बाकी मंटो की कहानियों से बहुत मुख्तलिफ है, बिकॉज ज़्यादातर मंटो जाना पहचाना जाता है पार्टीशन स्टोरी से। कुछ कहानियाँ हैं उनकी जो बार बार पढ़ी जाती हैं, या उर्दू में हो या फिर उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो, जैसे तोबा तेग सिंह, बू, ठंडा गोश्त, खोल दो। दीज आर स्टोरीज अबाउट बोल्ड विमेन। उन औरतों के बारे में है जिनको ज़िंदगी जीना चाहती हैं, खुश मिजाज हैं, दे आर आउट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। जो उर्दू में पढ़ते हैं उनको तो यकीनन उनके मंटो के बहुत सारे पहलू पता है। जो लोग उनको सिर्फ तर्जुमे में पढ़ते हैं वो सिर्फ एक दायरे में रह जाते हैं, जो ज़्यादातर पार्टीशन से रिलेटेड कहानियां हैं। मंटो का ह्यूमर कमाल का है। सादत हसन मंटो का ह्यूमर और उनकी बोल्ड औरतें जो अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं। मंटो की ये कहानियां पहली बार 1955 में प्रकाशित हुई थीं, लेकिन अफसोस ये कि उसी साल मंटो चल बसे। शिकारी औरतें उर्फ विमेन ऑफ प्रे में वो कौन सी कहानियां शामिल हैं जो मंटो की बाकी कहानियों से अलग हैं? सबा बशीर।
पहली कहानी जो है इस एंथोलॉजी में औरत ज़ात। बहुत दिलचस्प कहानी है क्योंकि औरत ज़ात कहानी है कि हिंदुस्तान में पहली मर्तबा जब एक पोर्नोग्राफिक फिल्म आई तो उसका रिएक्शन मर्दों के लिए कैसा रहा और औरतों के लिए कैसा रहा। एक राजा है, राजा उनके पास ये फिल्म आती है और वो अपने एक अजीज़ दोस्त को दिखाते हैं, अशोक नाम है उनके दोस्त का। और जब वो दोस्त इस फिल्म को देखता है तो बहुत ही हैरत अंगेज़ और परेशान भी हो जाता है कि इस किस्म की कैसे कोई फिल्म बन सकती है। लेकिन थोड़ी देर झिझक होने के बाद फिर उससे वो उधार मांगना चाहता है, वो फिल्म और वो प्रोजेक्टर, कि वो जाके अपने दोस्तों को दिखाएगा और अपनी बीवी को दिखाएगा। अगर और बताया जाए उन कहानियों के बारे में जो इस किताब में है, शिकारी औरतें, 2 कहानियां हैं जो मियाँ बीवी के नोक झोंक से रिलेटेड हैं। एक है रहमत खुदाबंदी के फूल और दूसरी है हजामत। पहले आपको कहानी के बारे में बताएं। हजामत ऐसी है कि वो सिर्फ डायलॉग्स हैं मियाँ बीवी के, और बीवी सिर्फ उनसे यही कह रही हैं कि आप अपने जाके हजामत नहीं बनवा रहे हैं, और बहुत ही प्यारी नोक झोंक है। और अगर आप गौर करें तो वो एक जो मंटो का ह्यूमर है उसमें वो ना ही प्लेज ऑन दिस हजामत कि भाई हजामत बनवा रही है हमारी बीवी। और दूसरा जो कहानी है वो तो बहुत ही दिलचस्प है, रहमत खुदाबंदी के फूल। उसमें एक जो शौहर हैं उनको ज़रा शाम को उनका जी चाहता है कि वो रोज़ 1-2 पेग पी लिया करें, तो वो बाहर जाके पीते हैं। बीवी से इस किस्म की बात कर नहीं सकते हैं, बाहर पीते हैं तो वहाँ दोस्त अहबाब आ जाते हैं। इतना पैसा नहीं है कि वो खुद भी पिएं और उनको भी पिलाएं, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अकेले पी लें। तो वो एक नुस्खा निकालते हैं कि अपनी बीवी से कहते हैं कि उनके सर में बेहद शदीद दर्द है, और वो एक डॉक्टर से नुस्खा लेके आएंगे और वो खुराक उनको रोज़ पीनी पड़ेगी। तो वो जो पीना चाहते थे वो दवा की बोतल में भर के ले आए, और बहुत खुश कि रोज़ शाम को उनकी बेगम ही उनको ग्लास में निकाल के 2 मरतबा 15-15 मिनट के गैप पे उनको दे देती थी। तो इनके अपने शौक भी हो जाते थे और घर में बैठ के सुकून से अपनी शराब भी पी लेते थे। मज़ा तब आता है जब एक दिन ये दफ्तर गए होते हैं, बीवी के सर में दर्द हो जाता है और बीवी पी लेती हैं। इस एंथोलॉजी में विमेन ऑफ प्रे, इसमें 2 कहानियाँ और भी हैं जो बिल्कुल कमाल की हैं, और वो उनके जो स्केचेस लिखते थे मंटो खा के वो हैं। एक है साहब सितारा देवी की और दूसरी पारो देवी। पारो देवी पे जो उन्होंने लिखा है स्केच, उसको उन्होंने उर्दू में टाइटल दिया था मेरठ की कैंची, क्योंकि उनकी ज़बान उस तरह से चलती थी या फिर वो ख़ुद उतनी तेज़ तर्रार थी। तो जब ये इनके बारे में लिखा है तो इनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा है कि वो अशोक कुमार जो फिल्म एक्टर थे वो भी बीच में आते हैं, और के आसिफ साहब भी आते हैं, और बिल्कुल ये जो टाइटल स्टोरी है शिकारी औरतें, तो ये छोटे छोटे 3 एनेक्डोटल इंस्टेंसेस हैं कि मंटो और उनके दोस्त टांगे पे जा रहे हैं लाहौर में, और रात का वक्त है तो एक नकाबपोश साहिबा आती हैं, हाथ दे के इनका टांगा रोकती हैं और आके इनकी टांगे में ही बैठ जाती हैं। तो पूरे इस वाक़े में कहीं मंटो ने कुछ उनके ऊपर कुछ जिक्र नहीं किया है, कहीं ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया है कि वो कौन है, क्या करती हैं, कहाँ से आई हैं। उन्होंने बस ये 3 छोटे छोटे वाक़े बयान किए हैं, और वो ये पढ़ने वाले के ऊपर है कि वो इसको किस पहलू से पढ़े, किस नज़रिए से समझे। सबा बशीर, हर भाषा की जड़ें उस मिट्टी में होती हैं जहाँ वो पैदा हुई, जिस समाज और संस्कृति में पली बढ़ी। शब्द के अर्थ और उन अर्थों की कई कई तहें होती हैं। सवाल ये है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के रास्ते में अनुवादक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या तर्जुमा करने के प्रोसेस में कुछ छूट जाता है? कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही रह जाता है ट्रांसलेशन में। अगर आप कोई भी तर्जुमा देखें तो ऐसा नहीं है कि 100% हर चीज़ उसी लहजे में वो आगे बढ़ जाएगी। जैसे वो डिवाइन कॉमेडी फेमस किताब है, उसमें भी जो ट्रांसलेटर्स नोट है शुरू में, अगर आप खोल के उसको देखें, चूँकि इंग्लिश में है, मैं इसको ज़रा सा बताऊंगी। ट्रांसलेटर्स नोट में जो ट्रांसलेटर हैं जॉन सियाटी, उन्होंने ये कहा है, When the violin repeats what the piano has just played, it cannot make the same sound and it can only approximate the same chords. It can, however, make recognizably the same music, the same air.
but it can do so only when it is faithful to the self-logic of the violin as it is to the self-logic of the piano. फ़र्क होने के बावजूद वो म्यूज़िक वही रहता है। सो एक एसेंस जो है वो एक ट्रांसलेशन का ये है कि आप उसको जो सोर्स लैंग्वेज में से चीज़ आप ट्रांसलेट करके उसको टारगेट लैंग्वेज में ले जा रहे हैं। जो जहन में रखने वाली बात ये है कि वो जो कल्चरल न्यूएंसेस हैं वो जितना हो सके वो रिटेन किए जा सके। और जब आप कोई एक चीज़ पढ़ते हैं एक जहन में एक मंज़र सा आता है, सो जब आप उसका तर्जुमा भी पढ़ें तब भी इम्प्रेशन वही आना चाहिए। अगर आपने वही आपकी तस्वीर बन रही है जो ओरिजिनल टेक्स्ट में थी, जिसका मतलब है आपका ट्रांसलेशन काफ़ी ट्रूथफुल है टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। और अगर अमूमन अक्सर लोग कहते हैं कि भाई वो मज़ा नहीं आता तर्जुमा पढ़ने के लिए, तो वो तर्जुमा वही पढ़ता है जो वो सोर्स लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता है। कोई चीज़ अगर हम हिंदी या उर्दू में पढ़ सकते हैं तो वो चीज़ हम अंग्रेज़ी में क्यों पढ़ेंगे? बेशक, लेकिन जो हिंदी उर्दू नहीं जानते उनके लिए अंग्रेजी तर्जुमा बहुत बड़ा सहारा है। ह्यू मंटो की कुछ कहानियों के अनुवाद पहले भी हो चुके हैं, लेकिन शिकारी औरतें में शामिल कहानियों में सितारा नाम के खाके को छोड़कर बाकी सबका अंग्रेजी अनुवाद पहली बार हुआ है। सबा बशीर कहती हैं कि मंटो की कहानियों का अनुवाद करना आसान काम नहीं था। क्यों? मंटो की तरफ से कहा जाए तो वो एक इडियोमैटिक रेफरेंसेस का इस कदर इस्तेमाल करते हैं कि, और उसका एक बहुत बड़ा एक मसला होता है जब उसका तर्जुमा करें, क्योंकि अगर एक ज़बान में कोई एक मुहावरा है तो वो जब हम किसी दूसरी ज़बान में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो उसका एक कल्चरल रेफरेंस फ़र्क है, तो वहाँ पे उसका तर्जुमा फ़र्क हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ ये कि एक बड़ा मामूली सी चीज़ है कि साहब पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब इसका मतलब है कि भूख बहुत ज़ोरों में लगी है। अगर हम इसको उर्दू में अगर है पेट में चूहे कूद रहे हैं और फिर उसको अंग्रेज़ी में कह दिया कि आई एम फैमिश्ड और आई एम वेरी हंग्री, तो वो बात सही है। लेकिन प्रॉब्लम होती है अगर उसके कंटिन्यूएशन में अगर उर्दू में हम चूहों की ही बात करते रहे। छोटे 2 पैराग्राफ्स हैं जिसको मैं अभी पढ़ूंगी ताकि आइडिया हो जाए कि हम किस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये इसी कहानी का है, रहमत खुदावंदी के फूल, जिसका जिक्र पहले भी किया था। तो उसका एक छोटा सा एक जो मियाँ बीवी का बड़ी दिलचस्प सी ये बातचीत है, उसका मैं पढ़ के पहले उर्दू में और फिर उसका अंग्रेज़ी में। कॉलेज से फारिग होकर डॉक्टर आथर एक दिन घर आया तो बीवी को लेटा हुआ देखा। डॉक्टर आथर ने उसे कहा, नसीमा खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। नसीमा ने कुछ अजब से लहजे में कहा, खाना? क्या आप खाना नहीं खा चुके? नहीं तो। नसीमा ने एक लंबी सांस कही, आप खाना खा चुके हैं, मैंने आपको दिया था। डॉक्टर आथर ने हैरत से कहा, कब दिया था? मैं अभी अभी कॉलेज से आ रहा हूँ। नसीमा ने एक जमाई ली, झूठ है, आप कॉलेज तो गए ही नहीं। डॉक्टर आथर ने समझा नसीमा मजाक कर रही है, चुनांचे मुस्कुराया, चलो उठो, खाना निकालो, सख्त भूख लगी है। नसीमा ने एक और लंबी नहीं कही, आप झूठ बोलते हैं, मैंने आपके साथ खाना खाया था। कब? हद हो गई है, चलो उठो, मजाक ना करो। ये कहकर डॉक्टर आथर ने अपनी बीवी का बाजू पकड़ा। खुदा की कसम, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नसीमा खिलखिला कर हंसी, चूहे? आप ये चूहे क्यों नहीं खाते? जैसे कहा जा रहा था कि अगर हम इसको ट्रांसलेट कर दें कि भाई आई एम हंग्री और आई एम वेरी हंग्री और आई एम फैमिश्ड और आई एम स्टार्विंग, तो वो अगले जुमले में अगर वो कहे, अगर बीवी ये कहे कि आप चूहे क्यों नहीं खा लें, तो उसका इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा, उसका आप उसको सही तौर पे आप उसका तर्जुमा नहीं कर पाएंगे। I'll just read out that passage in English now. One day when Dr. Arthur returned from college, he found his wife in bed. He called out to her, Nasima, serve the food. I'm very hungry. Nasima responded in a strange manner. Food? Haven't you already eaten? No, I haven't. Nasima drawled. No, you have already eaten. I had given it to you. Dr. Arthur was startled. When did you give me food? I've just got back from college. Nasima yawned and said, Don't lie. You didn't go to college today. Dr. Arthur smiled, assuming that Nasima was joking. Come, get up now. Serve the food. I'm starving. No, Nasima said again. You were lying. We ate together. When? This is the limit. Come on, don't be funny. Get up. Dr. Arthur tried to pull her up by the arm. I swear to God,
I'm so hungry, there's an army of mice on a rampage in my stomach. Nasima giggled. Mice? Then why don't you eat those mice? तो इस किस्म के बहुत चैलेंजेस हैं, ख़ासतौर से मंटो के लिए, बिकॉज मंटो की ज़बान कल्चरली अवेयर है और वो उसमें इतनी जो वो ज़मीन से जुड़ी हुई ज़बान है, तो उसको जब अंग्रेज़ी में लेके जाते हैं, और हालांकि ये भी अक्सर कहा जाता है कि उर्दू से इंग्लिश करना बहुत मुश्किल है, हर ज़बान को एक ज़बान से दूसरी ज़बान में करना उतना ही मुश्किल है। सिने इंक, हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। मंटो की जमीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा के ऐसे नमूने अगर कदम कदम पर रास्ता रोकें तो तर्जुमा करने वाले के लिए मुश्किलें तो खड़ी होंगी ही, और इन मुश्किलों का मुकाबला करने के लिए एक तरह के सिस्टम या कहीं प्रोसेस की जरूरत होती है। तो सबा महमूद बशीर का तर्जुमा करने का प्रोसेस क्या रहता है? कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है ट्रांसलेशन का, हालांकि बड़ी थ्योरीज हैं किस तरह से एक्चुअल प्रोसेस होता है, जो पढ़ी भी हैं, कुछ पढ़ाई भी हैं। लेकिन जो एक चीज़ मैं करती हूँ वो ये है कि एक बार फ़र्ज़ करिए कोई शॉर्ट स्टोरी है, एक बार वो शॉर्ट स्टोरी बहुत ध्यान से पढ़ ली, सिर्फ वो कहानी समझने के अंदाज से नहीं बल्कि उसमें कितनी बारीकियां हैं और एक्चुअली वो ऑथर क्या कहना चाह रहा है। और हर कहानी का एक अपना एक लहजा होता है। जैसे शिकारी औरतों में इस किताब में तो विट था, बट कहीं तंस मिलेगा, कहीं आपको क्या फ्लेवर है उस कहानी का, वो नब्स पकड़नी ज़रूरी है कि द ट्रांसलेटर बिकम्स अ रीडर फर्स्ट, और उसके बाद फिर वो उसको हल्के हल्के फिर उसका तर्जुमा होता है। और फिर जब एक बार पूरी हो जाती है कहानी तो फिर 2-4 रोज़ के लिए या एक हफ्ते के लिए वो छोड़ देनी चाहिए, और फिर दोबारा उसको एज एन एडिटर के तौर पे देखें कि जब वो दोबारा कहानी पढ़ी जा रही है तो इट शुड लुक लाइक इट्स एन ओरिजिनल इन द टारगेट लैंग्वेज, जिस ज़बान में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। जैसे यहाँ पे उर्दू से अंग्रेज़ी में हुआ है तो फिर वो एक ऐसा लगना चाहिए कि वो एक इंग्लिश की कहानी है बदनिस्बत, कि वो जार ना करे, ऐसा ना लगे कि वो एक उर्दू की कहानी हम दूसरे ज़बान में पढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली वो आपको उसी ज़बान की लगनी चाहिए। अनुवादक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि पढ़ने वाले को ऐसा न लगे कि वो अनुवाद पढ़ रहा है। तो शायद इस काम को अंजाम देने के लिए किसी अनुशासन की जरूरत होती होगी। मसलन कब लिखने बैठें, सुबह के वक्त या रात को, किस समय कंसंट्रेशन अच्छा होता है, कौन सा समय बेहतर है। सबा बशीर, बहुत ही एक प्रिविलेज्ड सवाल किया आपने कि किस वक्त में लिखा जाता है। प्रिविलेज्ड फ्रॉम अ वेरी मेल पर्सपेक्टिव, आई एम सॉरी बट आई एम अ वर्किंग वुमन, आई एम अ मदर। तो जो आदमी घर भी चला रहा है और बिटिया भी हैं और नौकरी पे भी जा रहे हैं, तो जहाँ वो मौका मिलता है आदमी काम करता है। तो वो कभी रात में होता है, कभी दोपहर में होता है, कभी सुबह सुबह होता है। इनफैक्ट ये 2 किताबें हैं जो अभी नहीं पहले की थी, रोली ने छापी थी। ये है स्क्रीन प्ले जो गुलजार साहब ने लिखा था, प्रेमचंद के गोदान और निर्मला और अलग शॉर्ट स्टोरीज थी। वो तहरीर मुंशी प्रेमचंद की एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पे अबाउट अ डेकेड अगो, उसका स्क्रीन प्ले था, तो वो उसका ट्रांसलेशन किया था। और इन 2 किताबों का पूरा ट्रांसलेशन एक कॉफ़ी शॉप पे बैठ के किया है, हफ्ते में 2 दिन, बिकॉज उस ज़माने में बिटिया थिएटर पे उनको बिटिया को लेके जाते थे। बिटिया थी 7-8 साल की, वो थिएटर करती थी अलकाजी साहब के यहाँ। तो वो उनको ड्रॉप करने के बाद सामने कैफ़े कॉफ़ी डे था, वहाँ हफ्ते में 2 दिन 4 साल वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ बैठ के किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम सुबह 4 बजे से 6 बजे तक काम करते हों। या आलम तो ये है, चाहे ये तर्जुमे की बात है या दूसरी भी जो राइटिंग है या कुछ भी है, तो स्निपेट्स में भी हो जाता है, जहाँ वो ज़रा से पॉकेट्स मिलते हैं उसमें हो जाता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि ट्रांसलेशन में एक ऐसा लुत्फ़ है कि ऐसा मज़ा आने लगता है कि मतलब एक पॉइंट के बाद वो एक तरह का मेडिटेशन हो जाता है। आप उसे कुछ करते हैं और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि करते चले जाएं। आप उसमें कंटिन्यूटी आप उसमें एक ढूंढते हैं और आप उसको तब तक आप करते रहेंगे जब तक आप उससे खुद मुतमईन ना हो। मतलब ये कहने की बात नहीं है कि भाई आप
बहुत खुश हैं कि, लेकिन आज भी जब हम अपनी पुरानी किताब उठाएंगे जो 3 बरस पहले की थी, तो उसमें खुद कुछ एरर दिखेगा या लगेगा कि ये बेहतर हो सकता था, बिकॉज you also go on evolving as a person, as a reader or as a writer or as a translator. लेकिन उस वक्त भी उतना ही मज़ा था और अब भी उतना मज़ा आता है। जितना लुत्फ ट्रांसलेशन में आता है उतना किसी और राइटिंग में नहीं आता। क्या खूब कहा सबा बशीर ने। अनुवाद का काम एक तरह का मेडिटेशन है और उन्हें जितना लुत्फ ट्रांसलेशन में आता है उतना और किसी काम में नहीं आता। फिर भी जब लिखने का कोई दबाव नहीं होता, कोई डेडलाइन नहीं होती, क्या करना अच्छा लगता है? कुकिंग इज़ अ स्ट्रेस बस्टर। हमको खाने पकाने का, लोगों को बुलाने का, दावतें करने का बहुत शौक़ है और उसके अलावा भी हर वक्त नए खाने सीखना। और एक होता है शौक़ और काफ़ी लोगों का वो म्यूज़िक एक स्ट्रेस बस्टर होता है। हमारा तो कुकिंग है। घर में एक ये मजाक भी होता है कि मतलब जितना परेशान होती हैं उतना पकाती हैं। सबा महमूद बशीर, जिनके लिए खाना पकाना तनाव दूर करने का सबसे उम्दा इलाज है। सबा बशीर ने उर्दू के बेहतरीन अफसाना निगार सादत हसन मंटो की किताब शिकारी औरतें का अंग्रेजी में तर्जुमा किया, जिसे 2019 में स्पीकिंग टाइगर बुक्स ने प्रकाशित किया। विमेन ऑफ प्रे। खास बात यह है कि इसमें शामिल ज्यादातर कहानियां पहली बार अंग्रेजी पाठकों के सामने आई हैं। और अब चलते चलते एक सवाल, क्या आपको याद है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला उपन्यास कौन सा है? जवाब के साथ परवेज आलम। दुनिया में अभी तक कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसके मुताबिक हम पक्के तौर पर ये कह सकें कि फलां किताब सबसे ज्यादा बिकी, छपी और पढ़ी गई। हाँ, तर्कसंगत अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यूं समझिए कि इस कहानी में भी कई ट्विस्ट हैं। लंदन के अंग्रेजी अखबार द गार्डियन ने एक बार द टॉप 100 बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ ऑल टाइम लिस्ट छापी थी। इधर लिस्ट छपी और उधर झगड़ा शुरू हो गया। पब्लिशर रैंडम हाउस का दावा था कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे की 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से भी ज्यादा कॉपीज और ई बुक ब्रिटेन में बिक चुकी हैं। इस तरह ये डैन ब्राउन की नॉवेल द विंची कोड से भी आगे निकल गया और अगर 50 शेड्स की तीनों किताबों को शामिल कर लिया जाए तो बिक्री तकरीबन 12 मिलियन से ऊपर है। लेकिन अखबार लिखता है कि नीलसन बुक स्कैन के अनुसार, जो कि पूरी दुनिया की तकरीबन 32,000 बुक शॉप्स का डेटा कलेक्ट करता है, द विंची कोड ही पहले नंबर पर आता है। नीलसन बुक स्कैन के मुताबिक द विंची कोड के बाद जेके रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज की किताबें छाई हुई हैं। तो मतलब ये हुआ कि फैंटेसी नॉवेल हैरी पॉटर सीरीज की 7 किताबों को अगर हम जोड़ लें तो फिर हैरी पॉटर टॉप पर है। यहां गौर करें तो बात सिर्फ फिक्शन की है और एक टाइटल की हो रही है। अभी ऑथर्स का जिक्र तो आया ही नहीं है। मतलब ये कि बेस्ट सेलिंग ऑथर कौन है। वैसे नॉन फिक्शन में समझा जाता है कि बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का कहना है कि 1995 तक बाइबल 5 बिलियन या 5 अरब छप चुकी थी, बिक चुकी थी और ये दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक है। पूरी दुनिया में फिक्शन में यानी कथा साहित्य में जेके रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज की किताबें टॉप पर हैं। सन 2018 तक हैरी पॉटर सीरीज की 500 मिलियन से ज्यादा किताबें बिक चुकी थीं। दुनिया की 80 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। लेकिन आपको पता है कि हर दिलचस्प कहानी में लफ्ज लेकिन जरूर आता है। माना जाता है कि सन 1605 में छपने वाला दुनिया का पहला आधुनिक उपन्यास मॉडर्न नॉवेल डॉन कीहोते था। मिगेल दे सर्बांते नाम के स्पेनिश लेखक ने 2 हिस्सों में यह नॉवेल लिखा। दूसरा हिस्सा 1615 में आया और जब तक गरीब लेखक मिगेल दे सर्बांते की जेब में 4 पैसे आते, वो सन 1616 में मुफलिसी के आलम में चल बसे और पीछे छोड़ गए दुनिया का बेस्ट सेलिंग नॉवेल। ये नॉवेल प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण के मामले में 8-8 आंसू रुलाने वाला है। इस स्पेनिश नॉवेल डॉन कीहोते को लिखा जाता है DONQUIXOTE, लेकिन बोला जाता है डॉन कीहोते। ये स्पेनिश है, पंजाबी नहीं। सन 2005 में जब इस नॉवेल के 400 साल पूरे हुए तो अंदाजा था कि इसकी 500 मिलियन कॉपीज छप चुकी थीं। लेकिन अभी एक ट्विस्ट और बाकी है। बेस्ट सेलिंग फिक्शन ऑथर्स में आज भी अंग्रेजी के नाटककार, प्लेराइट, पोइट विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे ऊपर आता है। शेक्सपियर जहां भी हैं मुस्कुराकर कहेंगे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। परवेज आलम।
सिने इंक किताब कॉलम के हर एपिसोड के अंत में हम किताबों के बारे में कुछ इसी तरह के तथ्य आपको याद दिलाते रहेंगे। उम्मीद है किताबों को समर्पित सिने इंक की ये नई पेशकश आपको पसंद आई होगी। अपनी राय हमें लिखिएगा। पता है post@cineinc.com। तो अचला शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineinc.com।